मॉडल पेपर 6 यानी कि प्रैक्टिस सेट आज हम लोग जो है 6 सॉल्व करेंगे पूरा। तो पहले हम लोग मैथ का पोर्शन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। यदि वो एक सामान 875 रुपये में बेचता है तो सामान के खरीद की कीमत कितनी। तो यहाँ पहले मान लीजिए कि मानव वस्तुओं का क्रय मूल्य x है, ठीक है। यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे मान लीजिए CP बराबर कितना x रुपये, ठीक। कह रहा है कि वस्तुओं का अंकित मूल्य जो है x का 25%। कह रहा है एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद पर जो है खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है। यानी कि वस्तुओं का जब अंकित मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, ये देखो x है तो x पर कह रहा है x पर 25%, यानी x का 25% इतना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस x इंटू 25/100, यानी वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 25 दूना 50 75 25 चौका 100, यानी कि 5x अपान आ जाएगा 4। अब वस्तुओं का विक्रय मूल्य जब निकालोगे, कह रहा बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। तो कह रहा वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, देखो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 5x अपान 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 5x अपान 4 का क्या हो जाएगा 12.5%, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, ये जो SP मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 875, तो यहाँ पे रख लो 875 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, आ जाएगा कितना 875 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5000x माइनस 625x और बटे हो जाएगा 4000, ठीक। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, सॉल्व कर लीजिएगा आप, तब आ जाएगा 800, यानी कि वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपये। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड 800। अगला है कि अगला क्वेश्चन है, कुछ संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए हैं। 20% का लाभ पाने के लिए प्रति संतरा कितने रुपए की दर से बिकेगा। तो एक संतरा का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 30 बटे दर्जन है तो 12 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक संतरे का जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 बटे 12, यानी कि जब इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2.50 रुपये, ठीक। अब आपको पता है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 100 मतलब 100%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत दिया है कितना 20%, तो यहाँ पे कर दोगे 20% बराबर हो जाएगा कितना विक्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य और माइनस का 2.50 आया है, ये क्रय मूल्य आ गया है, और फिर बटे क्रय मूल्य यानी कि 2.50 और इंटू 100%। अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना, निकल के आ जाएगा 3 रुपये, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टोटल SP बराबर निकालोगे तो 3 रुपये आ जाएगा, और ये एक संतरे का जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, देखिए कैलकुलेशन अगर करेंगे तो मान के चलिए ये वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी, तो हम आपको केवल समझा दे रहे हैं कि, और फिर जो कैलकुलेशन करने वाला है वो तो खुद कर लोगे, पर क्वेश्चन लगाने का तरीका पता हो जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि √5 = 2.24 है, तो 3 √5 अपान 2√5 माइनस 0.48 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे √5 का मान दिया है और ये व्यंजक कितना दिया है, तो इसी को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है। अब इसको आप यहाँ लिख लीजिए, जो ये दिया है इसी को हम सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लीजिए 3 इंटू ये वाला 3 इंटू
और देखिए √5 का वैल्यू दिया है 2.24, तो यहाँ पे इंटू 2.24 हो जाएगा, अपान यहाँ पे 2 दिया है 2 इंटू √5 की वैल्यू क्या दिया है 2.24, तो यहाँ 2.24 और माइनस का 0.48 इतना हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे अब देखो, अब तो अब इजी हो गया, आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा, ये जो है आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा यहाँ पे इतना क्या आ जाएगा 4.48 आ जाएगा। और जब इसमें से इतना घटाओगे तब आ जाएगा कितना आ जाएगा टोटल 3 गुणे 2.24 बटे घटाओगे तब आ जाएगा 4। और जब इससे इसको पूरा मल्टीप्लाई करा के भाग करोगे तो आ जाएगा 1.68। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में भिन्नों की कौन सी श्रेणी आरोही क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए। तो यहाँ पे जो देखिए ये एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया है, हाँ देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो ये 18, ठीक है 18, 36, 6 और 12, इसका अगर लासापा लोगे तो ये टोटल 36 हो जाएगा। ठीक, ये लासापा आ जाएगा, लासापा। ठीक, और जब यहाँ 13/18 में जो है आप 13 गुणे 2 करोगे, 18 गुणे 2 तो आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2 से दोनों नीचे ऊपर आंसर में गुणा कराओगे 2 से तो आ जाएगा 26/36। ठीक, और इसमें 19 है तो ये 19/36 ही रहने दीजिए। ठीक है 19/36, और इसमें 5/6 और इसमें 6 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30/36 आ जाएगा। और ये 11 में 3 से होगा, 11 3 33/36 हो जाएगा। अब देखो अगर आप, ठीक है अगर आप यहाँ पे, अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 33, इसमें जो है सबसे बड़ा हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा, फिर इसके बाद में जो है 30 वाला हो जाएगा, फिर इसके बाद में 26 वाला हो जाएगा, फिर इसके बाद में 19 वाला हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 11, पहले वाले का हो जाएगा 11/12 हो जाएगा, फिर 5/6, फिर 13/18 और फिर यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक पूर्णांक संख्या प्राप्त करने के लिए इतने में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो देखो यहाँ पे जो व्यंजक दिया है 2 गुणे 5 मतलब 2/5 इंटू 15/21 गुणे 7/10 गुणे 3/8। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। देखो इसको कट करो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है 5 ते 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचा कितना, ऊपर बचा केवल 3 और नीचे कितना बचा, ये बचा 8 और ये 5 तो यानी कि 40, 5/40 तो 3/40 ही आ गया। ठीक, और जो है इसमें अगर हम लोग 37/40 को जोड़ा जाएगा जिसमें व्यंजक एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो नीचे 40 इसी में आ रहा है तो इसीलिए ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कि किसी परीक्षा में, ठीक है एक क्वेश्चन फिर से देखें, एक सेकंड, हाँ सही है। फिर कह रहा है किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा शेष का 40% गणित में फेल हो गए। यदि बाकी 180 छात्र परीक्षा में पास हुए तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले मान लीजिए माना छात्रों की संख्या x है। ठीक है, पहले मान लीजिए माना कह रहा किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा शेष का 40% गणित में फेल हो गए हैं। यदि बाकी 180 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं तो परीक्षा में छात्रों की संख्या, तो जो है मान लीजिए कि माना छात्रों की संख्या x है। ठीक है,
छात्रों की कुल संख्या कितनी, x मान लीजिए। और कह रहा है अंग्रेजी विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी विषय में 40%, तो x का 40 निकाल लो। यहाँ पे ई मतलब इंग्लिश हो गया, ठीक है। अंग्रेजी में x का 40%, यानी कि 40/100, यहाँ पे हो जाएगा 4x/10। अब बचे हुए छात्र, अगर बचे हुए छात्र निकालोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, x माइनस यहाँ 4x/10 घटा दो। अब जब घटाओगे यहाँ से तो आ जाएगा 6x/10। फिर देखो जो है गणित विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, देखो गणित विषय में कितने छात्र फेल हो रहे हैं, 40, तो इसका भी निकाल लो। जो है गणित विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या मतलब मैथ में कितना हो जाएगा, 6x/10 का कितना 40%, मतलब 40/100। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 0 कर गया, 6 चौक 24, 24x कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब गणित विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6x/10 हो जाएगा, और माइनस कर दोगे 24x/100, जिसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 36x कितना हो जाएगा 100। अब प्रश्न में कह रहा है कि परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या, कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है, देखो फिर से पढ़ो, किसी परीक्षा में 40%, यहाँ से देखो, हाँ, किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा शेष का 40% गणित में फेल हो गए हैं। यदि बाकी 180, कह रहा बाकी 180, तो यानी कि जो 36x/100 है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 36x/100 कह रहा है 180 छात्र जो है परीक्षा में पास हुए हैं, तो बराबर 180 कर दीजिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 180 × 100 और बटे का 36, तो इसको हल कर लीजिए। 18 36 दूना 36, 2 और 2 पंचे 10, ठीक, 5 और ये कितना हो जाएगा 500, एक जीरो यहाँ, एक जीरो कहाँ का, तो 500 आ जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या 500 हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 50% अंक पाकर न्यूनतम पास अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, तो देखो यहाँ पे मान लीजिए कि माना अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम अंक कितना है, x मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता है कि पहले छात्र को परीक्षा पास करने के लिए अंकों की आवश्यकता कितना है, कह रहा 25% अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x का, ठीक है, 25% यानी कि 25/100 और 12 प्लस मतलब 25 से फेल होता है, मतलब 30 से फेल हो जाता है, देखिए 30 से फेल होता है, तो यानी कि प्लस 30 कर दो। अब इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है, तभी निकल के आ जाएगा कितना x/4 और प्लस का 30। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरे छात्र को परीक्षा पास करने के लिए अंकों की कितनी आवश्यकता कहता है 30, और इसका कहता है 50 अंक पाकर वो न्यूनतम पास अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इसका भी निकाल लो। x का जो है 50% यानी 50/100 और माइनस कितना 20 अंक अधिक पाता है, तो अगर 20 अंक अधिक पाता है तो यानी कि 20 उसके कम कर दो इतना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, देखो इसको इससे कट कर दो, 5 दूनी 2, x/2 ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x की, यहाँ पे आ जाएगा x/2 - 20, और फिर अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर इस तरह कर दो x/2, ठीक, देखो x/2 इतना आ गया, ठीक, ये यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, ये देखो इसको देखो इतना है, इसको दोनों को बराबर कर दो, तो x/4 + 30 = कर दो x/2 माइनस का 20। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना
निकल के आ जाएगी 200, तो इसलिए अधिकतम अंक 200 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 30% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखो पहले मान लो कि माना छात्रों की संख्या x है, क्योंकि देखो माना छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या x है। ठीक, अब कह रहा है कि एक सेकेंड फिर से पढ़िए इसको। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजाएं 30%, ठीक है 30%, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजाएं 30% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, कह रहा है किसी वर्ग यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 30% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे एक फार्मूला क्या कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस वर्ग की यदि किसी वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितना मतलब स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा अपान 100। इसी को सॉल्व कर लो प्रतिशत में, तो यह जाएगा 2 इंटू ये कितना दिया है 30%, तो x की जगह पे 30 रख दो और प्लस x की जगह पर 30 का स्क्वायर अपान हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा प्रतिशत। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 60, 30 दूना 60 और प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3 त्रिका 9, 900 बटे कितना हो जाएगा 900 बटे इतना हो जाएगा 2 0 2 0 कट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 9% हो जाएगा। ठीक, 9/100 यानी कि 9%, 60 प्लस 9% हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि अगर करोगे तो 60 9 69, तो 69% आंसर हो जाएगा। इसमें 69%, तो इसमें तो 69 आ नहीं रहा है, तो आप लोग देखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, आयोग ने जो है 66 माना है, तो आप लोग देखिएगा मैंने लगाया है, आप लोग अपने हिसाब से लगा पाइएगा तो लगाइएगा। ठीक है, अगला देखिए, मेरा तो यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि तीन आदमी या 4 औरतें किसी खेत को 43 दिन में काट सकते हैं, तो 7 आदमी तथा 5 औरतें उसे कितने दिनों में काटेंगे। तो देखो इसको लगाओ, पहले आप देखो एक आदमी कार्य को पूरा करेगा कितने 3 गुणे कितना 43 दिन में, तो 3 गुणे 43 हो जाएगा बराबर दिनों में। ठीक है, फिर कह रहा है एक औरत कार्य को पूरा करेगी, जब एक औरत का निकालोगे तो हो जाएगा, देखो एक औरत काम को पूरा करेगी कितने में 4 गुणे 43, ये देखो 4 गुणे 43 हो जाएगा दिनों में। ठीक, अगला कह रहा है कि कुल कार्य, तो जब कुल कार्य निकालोगे कुल कार्य इक्वल टू हो जाएगा कितना, कह रहा है कि 3 गुणे हो जाएगा 43, ये 3 गुणे 43 ये वाला। ठीक, 3 गुणे 43 तथा कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है 4 गुणे 43 का क्या ले लो लासापा लासापा ले लोगे, तो यहाँ पे 3 गुणे आ जाएगा, देखो 3 गुणे 4 गुणे 43, क्योंकि इसमें एक संख्या को 2 बार नहीं ले सकते हो, ये जिसको गुणा करो 4 ते 12 12 43 हो जाएगा 516, इसलिए 516 आ गया। अब देखो 516 ये तो कुल कार्य है, और इसमें से आदमी यानी कि मेल और औरत मतलब फीमेल, तो एक आदमी द्वारा किया गया काम, जब एक आदमी द्वारा काम किया गया तो यह हो जाएगा 3 गुणे 43, और एक औरत द्वारा कितना 4 गुणे 43, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक आदमी की क्षमता निकालोगे तो क्या हो जाएगा 516/3 गुणे 43। अब इसको जब कट करोगे तो आ जाएगा 4। ऐसे ही महिला का निकालोगे एक औरत की क्षमता, तो यहाँ जाएगा 516 टोटल बटे 4 गुणे जो है 43। जब इसको कट करोगे तो आ जाएगा 3। अब देखो 7 आदमियों की क्षमता,
तो 7 आदमियों के कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा, और इसमें 3 आया तो 5 औरतों की क्षमता, 5 15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15। अब कह रहे हैं इनकी कुल क्षमता दोनों की, तो दोनों को 28 और 15 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 43। अब कह रहे हैं लिया गया समय, तो टोटल कितना है 516 ये दिया है, और 516 और बटे टोटल कितना है 43, जिसको भाग करोगे तो 12 दिन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 दिन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पाइप P1 तथा P2 किसी टैंक को क्रमशः 36 घंटे तथा 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक भरेगा। देखो P1 द्वारा जो है 1 घंटे में टैंक, देखो कह रहा है P1 द्वारा 1 घंटे में अगर टैंक को भरा जाए तो क्या हो जाएगा, P1 का हो जाएगा, यानी कि P1 कितने में भरेगा 1/36, ठीक है। और P2 का कितना दिया 45, P2 द्वारा कितना हो जाएगा 1/45, ठीक। अब यहाँ से P1 तथा P2 द्वारा 1 घंटे में टैंक को भरा जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1/36 प्लस 1/45। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जब इनका एलसीएम लोगे तो 180 हो जाएगा, 180, ठीक। अब जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9/180, जब इसको कट करोगे 9 दूनी 18 यानी कि 1/20। अब दोनों पाइप मिलकर जो है टैंक को कितने घंटे में 20 घंटे में भरेंगे, ठीक है, 20 घंटे में भरेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 घंटे। अगला है, करा यदि एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की प्रति घंटा चाल होगी। तो देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आपको पता है कि रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी और प्लस पुल दोनों की लंबाई जो लोगे और बटे कितना हो जाएगा पुल को पार करने में लिया गया समय। यहाँ कह रहा है 130, तो 130 हो जाएगा, और प्लस कितना कह रहा है, देखो ये मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक तो लंबी रेलगाड़ी कितना 245 मीटर लंबी, तो 245 मीटर लंबे और कितने सेकंड में पार करती है, तो ये 30। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 375/30, कितना आ जाएगा 375/30। अब ये जो है किस में दिया है, ये दिया है मीटर में, जो किलोमीटर में आप गुणा करोगे तो इसमें 18 से 5 से गुणा कर दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है कट के कितना हो जाएगा 3 × 18 हो जाएगा, और ये जब कटेगा तो आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 2/5 भाग 360 के बराबर है तो संख्या का 15% होगा। तो पहले मान लो कि माना संख्या x, ठीक। अब x का 2/5, तो x का 2/5 कितना कह रहा है 360 के बराबर, 360 के बराबर है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 × 16 180 हो जाएगा, 18 × 5 90 यानी कि 900 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस संख्या का, ये इस संख्या का 15%, तो इस संख्या का आप निकालोगे 15%, 900 का 15% मतलब 15/100 कर दोगे, ठीक। अब 100 0 0 कट कर दो, 15 9 कितना हो जाएगा 135, 15 9 30 43 64 75 96 97 5 28 9 35, ठीक, 135 आ जाएगा, तो इसका आंसर 135 हो जाएगा। अगला है 89 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगा 10,000, और 10,000 को कह रहा है 89 से 1 2 3 4, ठीक। इसको जब 89 से आप भाग करो तो यहाँ से भाग करोगे तो पहले 51 ले जाओ तो हो जाएगा 89। अब 100 में से 89 गया तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से जब 51 में ले जाओगे, ठीक है, 89, तो यहाँ पे 11 बचेगा, और 11 में से एक 0 उतार लो यहाँ पे तो 110, फिर 51 में ले जाओ तो यहाँ पे कितना हो जाए 89। अब यहाँ पे 89 हो गया। अब यहाँ से जो है आप घटाओगे तो आ जाएगा 21
और यहाँ से ये 0 उतर के आएगा तो 210 हो जाएगा। अब यहाँ दूना ले जाओ, तो दूना ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 178। और 178 में से जब 210 में से 178 गया तो कितना बचेगा 32। तो यानी कि 89 में भाग जो है होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10,000। ठीक है, यही तो हो गई। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब 1 2 3 4 5 अंकों की ये हो गई। और प्लस कितना करोगे ये 89। ठीक, और 89 में से कितना घटा दोगे 32। इसको घटा दोगे इतना जब करोगे तो आ जाएगा 10,057। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है 62 आता है। यदि दूसरी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो आपको पता है कि जो 62 है, 62 जो है 31 का गुणज है, इसीलिए शेषफल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा भाग के किसी प्रश्न में भागफल 5 तथा शेषफल 195 है। यदि भाजक भागफल तथा शेष के योग के बराबर है तो भाज्य होगा। तो देखो यहाँ दिया है भागफल दिया है कितना 5 और शेषफल दिया है 195। तो प्रश्न में कह रहा है भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है, यहाँ पे भाज्य बराबर होता है भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल कितना दिया है 5 और शेषफल 195। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 200। अब आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, तो इसीलिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 गुणे 5 और प्लस का 195। अब भाज्य बराबर कितना आ जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा 1000 में 195 ऐड करोगे तो 1195 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1195। अगला है कह रहा है कि 7 3 0 तथा 4 से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो 7 4 3 व 0 से बड़ी मतलब बनी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी। पहले 7 लिखोगे, फिर कितना 4 लिखोगे, फिर कितना लिखोगे 3, फिर 0। अब कह रहा है कि इससे मिली सबसे छोटी संख्या, मतलब इसी से, अगर ये तो हो गई बड़ी। ठीक, अब छोटी अगर बनाओ तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 के बाद 0 लिखोगे, 0 फिर लिखोगे 4 फिर 7। अब इनका अंतर निकालोगे, दोनों को घटा दो, जब घटा दोगे तो आ जाएगा 43, आ जाएगा 43 83। ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर विद्यालय जाता है, मतलब विद्यालय समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो विद्यालय समय पर पहुंच जाता है। घर से विद्यालय की दूरी, तो देखो पहले मान लो कि माना स्कूल तथा घर के मध्य दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि दूरी नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिया गया समय t बराबर कितना हो जाएगा, लिया गया समय 5 किलोमीटर है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ देखो 5 किलोमीटर, तो x का 5 ये आवर हो गया। ठीक, अब लिया गया समय अगर निकालो, ये t1 हो गया, t1 मान लो। और फिर कह रहा है 5 मिनट देरी से पहुँचता है तथा 6 किलोमीटर घंटे की चाल से, तो यहाँ t2 निकाल लो। t2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 दिया है तो x का 6 घंटे हो जाएगा। अब इन दोनों में से घटा दो इन दोनों को, x/5 और माइनस x/6। अब इसका जब करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, जब 60 लोगे 60 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, कितना दिया है ये 60 और ऊपर कितना आ जाएगा 5। अब x/30 आ जाएगा, 6×5 = 30 ये दिया है। ठीक है, ये देखो
एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी घंटे से चलकर इतने किलोमीटर दर से जो है विद्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। दूरी तो ये 60 हो जाएगा, 5/60। और ये कितना हो जाएगा, x/30 हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा, 5/60। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा। तो x बराबर 12 दूनी 24, 12 ते 36। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x/30। अब ये जो x/30 है ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 5/60 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये 0 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतने किलोमीटर, 2.5 आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि 88 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr बराबर कह रहे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, 88 सेंटीमीटर लंबाई, तो ये दिया है 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और इंटू r ऐसे रहने दो बराबर 88, 22 यहाँ से कट करूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 अट्ठे 88, 2 चौका 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा निकल के, r बराबर 7 दूनी 14, 2 इससे कट जाएगा तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे r की वैल्यू 14 आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है, 14 गुणे 14, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 28 14 14 28, 28/22 हम कितना हो जाएगा, 616। इसलिए जो है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है कि 20 मीटर गुणे 16 मीटर की बीमा के कमरे के फर्श को ढकने के लिए 80 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कारपेट के कितने मीटर की आवश्यकता होगी। तो देखो पहले मान लो कि माना कारपेट की लंबाई जो है यल है। प्रश्न में कहा है कि कारपेट का क्षेत्रफल बराबर कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि एक तो मान लो, देखो ये कारपेट का क्षेत्रफल और इधर कितना हो जाएगा, फर्श का मान लो, फर्श, एक सेकंड इधर लिख लो, कारपेट का क्षेत्रफल और इधर फर्श का क्षेत्रफल, ठीक। कारपेट का कितना मान लो यल इंटू बी और फर्श का यल कैपिटल में मान लो। अब देखो इधर कह रहा है कि यल इंटू कह रहा है जो इसकी वृत्त कह रहा है कि कितना 80, ये दिया है 80/100, ठीक है। कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये दिया है 20 गुणे 16 दिया है, तो हो जाएगा 20 गुणे 16। हम यहाँ से यल की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 400 मीटर, ठीक, 400 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कह रहा है इसका गुणनफल है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, ये व्यंजक जो दिया है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह इसको जो है 4 दूनी 8, जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ तो 2 चौक 8 x² माइनस 2 से 2 थे 6 माइनस का 6x और प्लस हो जाएगा 20x माइनस का 15। अब इसको 8x² है यहाँ पे, तो 8x² और प्लस देखो 20 में से 6 गया, कितना हो जाएगा प्लस का 14x और माइनस का 15, तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला है करीब 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार ज़मीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा ज़मीन को स्पर्श करता है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से ज़मीन में कितनी ऊंचाई से टूटा है।
तो देखो जो कह रहा है वो पहले चित्र बना लो, ठीक है। चित्र बना हुआ है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये 12 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर आप साइन 60 ले लोगे, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे साइन 60 ले लो, ठीक है। साइन 60 अगर लोगे तो होता है लंब बटे कड़। लंब यहाँ पे क्या है, वो है ये AC, कड़ कितना है OC ये। अब देखो यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये AC की वैल्यू दी है, कितना दी है x अपान OC की वैल्यू कितने है 12 माइनस एक्स। अब जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे, सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो है 12√3/2 प्लस √3, ठीक। अब यहाँ पे आपका ये इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो है चेंज करके माइनस, यानी कि 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में 24 √3 माइनस 36 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक। अगला है, कह रहा है कि दी गई आकृति में डी पैरेलल BC है, यदि AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1 है, तो x का मान याद कीजिए। तो देख लीजिए इधर ये चित्र दिया हुआ है, चित्र में जो कहा है वो करिए। देखो यहाँ पे AD बराबर दिया है x, ठीक, ये दिया है x इतना। फिर क्या कह रहा है, AE बराबर दिया है x प्लस 2, AE ये x प्लस 2 हो जाएगा, और EC मतलब E और C दिया हुआ है x माइनस 1। अब यहाँ से आप निकाल लो, ठीक है। AD ये वाला AD अपान कितना कर दो DB, D और B ये वाला DB, और बराबर क्या करोगे बड़े वाले में AE इधर कर दो, अपान कितना हो जाएगा EC। अब देखो यहाँ पे AD का मान दिया है x अपान x माइनस 2 दिया है, इक्वल टू x प्लस 2 अपान x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 4, ठीक। ये आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में जो है वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वाणी का एक सिरे से स्थान प्लस वाणी का दूसरे सिरे से स्थान -1 कर दोगे तो पहले से कितना दिया है 6 हो जाएगा, और दूसरे सिरे से 8वें 8 6 कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 8 6 14 और 14 में से 1 गया 13, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर है कि नीचे दिए गए आरेख A जो है सेवा कर्मियों को, B धनी व्यक्तियों को और C ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों को दर्शाती है। तो देखो ये चित्र दिया है, पहले चित्र को देख लो। ये जो है ये किसको दिखाती है, ईमानदार व्यक्ति को, ठीक, ईमानदार व्यक्ति को। और ये क्या है, ये है सेवा कर्मी, इसको क्या है, ये है धनी व्यक्ति, ठीक, धनी व्यक्ति। अब देखो कह रहा है कि क्या कहा है, कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पे जो धनी सेवा कर्मियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र जो AB मतलब A और B में उभयनिष्ठ है। तो इसमें से कौन सा है, दोनों में 4, तो इसीलिए 4 आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, देखो एक सेकेंड, अगला कह रहा है कि रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी।
तो देखो यहाँ पे, सॉरी मतलब थोड़ा गले में खराश है। किसी समय के 12 घंटे तथा 24 घंटे के बाद घड़ी की सुइयां अपनी पहली वाली ही स्थिति में हो जाती हैं। चूँकि रोहन की घड़ी में 6:30 बजे हैं, ठीक है, 6:30 बजे। रोहन की घड़ी में 6:30 बजे के समय घड़ी की सुइयां दक्षिण में थी। तब क्या हो जाएगा, जो है ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो जाएगी, ठीक है, 24 घंटे बाद दक्षिण दिशा में हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। तो इसमें दक्षिण है नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12/13 है तो 2 sin थीटा cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो tan थीटा बराबर इतना दिया है तो यहाँ पे देखो इसको जो सॉल्व करोगे 2 sin थीटा cos थीटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला होता है sin 2 थीटा, तो इसको sin 2 थीटा लिख लो अपान ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब sin टू थीटा अपन cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, ठीक। अब tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि इसको लिख सकते हो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है, लेकिन tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दो, यह देखो tan थीटा मतलब 12/13 है, तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे tan थीटा का मान कितना दिया है, जो है कितना दिया है, ये हो जाएगा 12/13 दिया है, और बटे हो जाएगा कितना 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर यानी 12/13 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 312/25, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा 312/25, थर्ड ऑप्शन। अगला कह रहा है कि यदि x बराबर a sin थीटा और y बराबर b tan थीटा हो तो a स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो यहाँ x बराबर इतना दिया है, अगर यहाँ से आप निकाल लो a अपान x कर दो तो यहाँ पे 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा, और 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे ऐसे इसको कर लो b अपान वाई कर लो, एक सेकंड, b अपान वाई इक्वल टू 1 अपान tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा यानी कि 1 अपान tan बराबर क्या होता है 1 काट होता है, तो काट थीटा हो जाएगा। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लो, ये स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो ये देखो ए अपान एक्स की वैल्यू दिया है इतना कॉसेक थीटा, तो ये इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस लगा दो, बी अपान वाई का वैल्यू दिया है ये कॉट थीटा, तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। और ये आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि इसमें कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो देखो ये 7 है या ये 54 है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें और प्लस 5, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, ऐसे ही इसको करो 9 का स्क्वायर कर दो, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54, तो उसी प्रकार से नहीं यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक, ये सही है। फिर देखो उसी प्रकार जब यह 9 वाला लोगे, ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 9 9 81, 5 कितना होता है 86 हो जाएगा, तो यहाँ पे 86 है, तो इसमें से 86 है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, देखो आयात निर्यात और व्यय लिया है। देखो जिस प्रकार आयात का विपरीत अर्थ देने वाला होता है निर्यात, वैसे ही व्यय का हो जाएगा राजस्व उसका विपरीत, ठीक है, तो व्यय का क्या हो जाएगा राजस्व। अगला है इसको सॉल्व करना है, इसमें कह रहा है कि देखो
इसमें पढ़ो, इसको थोड़ा छोटा कर लो। कह रहा है यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एवं जेड एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई हैं। देखो इसको वृत्त यहाँ पे बना लो ये, ठीक। कितने लोग बैठे हैं, पहले इसको ऐसे पार लो, एक, इस तरह नहीं, देखो एक सेकेंड, देखो पहले इसको एक यहाँ कर लो, ठीक है, क्योंकि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग, तो एक यहाँ कर लो, एक यहाँ कर लो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अभी किसी का नाम डिफाइन नहीं किया गया है। फिर कह रहा है एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कह रहा है बी वाई के बाईं ओर बैठा है। बी जो है, ठीक है, बी यहाँ मान लो, ठीक है, बी वाई के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, बी वाई के बाईं ओर बैठा है, ठीक। और डब्लू वाई के दाईं ओर बैठा है, डब्लू वाई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। देखो डब्लू वाई के दाईं ओर कब होगा, जब इधर बैठे होगा, ठीक है, दाईं ओर बैठा है। अब कह रहा है जेड यू और एक्स के बीच में बैठा है। जेड को कहाँ बैठा है, यू और एक्स, यानी कि जेड यहाँ कर दो, यहाँ यू और एक्स इसके बीच में बैठा है। अब कह रहा है यू डब्लू के दाईं ओर, यू जो है डब्लू के दाईं ओर, ठीक, दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, हाँ सही है। तो कह रहा है बी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है, तो देखो बी के क्या कह रहा है कि बी के बाईं ओर, तो बी यहाँ है, बी के बाईं ओर, बाईं ओर यही तो हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो करा अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या कितना दिया था, 1000 + 600, इधर देखो इधर दिया है कितना दिया है, 1000 और प्लस 600, ठीक। तो 1000 + 600 कितना हो गया, हो जाएगा 1600। अब कह रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों ये देखो दिया है, अनुत्तीर्ण छात्रों कह रहा है कि एक परीक्षा में भाग लेते 40% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो 40 और 35 उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा। देखो इसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें देखो ये 1600 आ गया। अब आप अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या निकाल लीजिएगा और फिर जो आएगा उसमें जो है प्रतिशत निकाल देना, ठीक है, और प्रतिशत निकाल दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 61.88, ठीक। अगला देखिए, कह रहा कि दी गई श्रेणी में जो है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये 12th में को ये सब क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। यहाँ a बराबर दिया है 4, ठीक, और यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 जो दिया है सेकंड पद में 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, 4 8 32, तो इसमें 4 से भाग दोगे, तो 8 को 4 से भाग दोगे तो r बराबर 2 आ जाएगा। अब ये tn लास्ट पद tn हो जाएगा, ठीक। अब फार्मूला होता है कि AR, यहाँ फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है AR की पावर n-1 बराबर कितना दिया है 512। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी दी है 4 और आर की वैल्यू दी है 2 और यहाँ n-1 बराबर 512। अब देखो 4 × 2 की पावर n-1 बराबर 512 किसका हो जाएगा क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना, मतलब कुल मिला के 2 की पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 कर दो। अब देखो आधार समान घाते जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर, ये देखो 9 है यहाँ 2 है तो घट जाएगा तो 7, 2 की पावर 7, यानी कि n-1 बराबर 7, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो 8, तो इसलिए इसका आंसर 8 आएगा। 8 इसमें है नहीं तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे ये d है,
डी में +3 करोगे तो हो जाएगा जी। ठीक, ऐसे ही के में +3 करोगे तो हो जाएगा यन। ऐसे क्यू में +3 करोगे तो हो जाएगा टी, और वी में +3 करोगे तो हो जाएगा वाई। अब इसी प्रकार आप यच में +3 करोगे तो हो जाएगा कितना, के। ऐसे यम में +3 करोगे तो पी, और पी में +3 करोगे तो यस, और यस में +3 करोगे तो बी। इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा KPSB। अगला है कि कह रहा पिता पुत्री कुत्ता का सबसे अच्छा कौन सा फिगर में अच्छा दर्शा रहा है। तो देखो इसमें से पिता पुत्री और कुत्ता तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक, तो मेरे हिसाब से कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। कैसे, दूसरा मतलब ए वाला, ये वाला। इसको पिता मान लो, इसको पुत्री और इसको कुत्ता। ठीक, तीनों अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि पिता पुत्री और कुत्ता के बीच सर्वोत्तम संबंध बेन रहे, यही हो जाएगा। अगला है, इसमें भी कह रहा है कि ब्रह्मांड पृथ्वी और आकाशगंगा कह रहा कि सार्थक क्रम में बिठाना है। तो देखो इसमें से अगर बैठाओगे तो पहला तो ब्रह्मांड हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर पे हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप आएगा आकाशगंगा, ये दूसरे पे हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे, देखो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, पहला देखो, पहले ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा के बाद पृथ्वी के बाद में तब आया था मानव, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि किसी सम अष्टभुज का प्रयोग करके किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है। अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो 135 डिग्री होता है। ठीक, अब वाह्य कोण जो है क्या हो जाएगा, 180 - 135 यानी कि 45 हो जाएगा। अगला है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O इसके प्रवृत्त का केंद्र है। यह त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज मतलब कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो पहले बना लो आप। ठीक, ये इसको केंद्र O मान लो, इसको A मान लो, इसको मान लो B, इसको C, जो दिया है वो देख लो। देखो कोण जो A है, ठीक है, कोण B और कोण C ये तीनों बराबर है। इसका मान कितना दिया है, 60 तीनों का। ठीक है, कोण A जो है बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 हो जाएगा। अब आपको पता है कोण OBC मतलब OBC बराबर हो जाएगा क्या, OCB मतलब OCB, और दोनों का मान कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, OBC बराबर हो जाएगा कोण OCB बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर BOC निकालो, BOC तो क्या हो जाएगा, 180 - 30 + 30 हो जाएगा, यानी कि 180 - 60 बराबर 120। इसका आंसर 120 आएगा। ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए पाँचवा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो K है, K में +2 ऐड करोगे तब हो जाएगा यम। ठीक, और यम में +4 ऐड करोगे तो हो जाएगा Q, और जब Q में +4 ऐड करोगे तब हो जाएगा यस। फिर यस में +4 ऐड करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे W। ठीक, W इसी में आ रहा है, लेकिन इसको भी देख लो। देखो ये जो 11 है, 11 में +2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 13, और 13 में +4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 17, और 17 में +2 ऐड करोगे तो 19, और 19 में +4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 23। इसीलिए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है एक विशिष्ट भाषा में स्टेयर्स गोइंग अप का अर्थ होता है Q एड्स J मतलब ZCX। तो इसको देखो यहाँ में स्ट्रेंस गोइंग दिया है। ठीक है, गोइंग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेंस है और इसमें स्ट्रेंस है, यानी कि दोनों में एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो दोनों में होना चाहिए। तो इसमें भी एड्स मतलब ADS है और इसमें भी जो है ADS है, तो मतलब स्ट्रेंस का पता चल गया। ठीक है,
स्ट्रेंस इसमें एड्स इसमें, ठीक। अब देखो दूसरा निकालो। देखो इसमें गोइंग है और इसमें गोइंग है, मतलब इस दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे क्यू यू ई है और इसमें भी क्यू यू ई है, यानी कि ये इसका हो गया, ठीक है, गोइंग का। अगला देखो, अब उसी उपयुक्त जो कोड है उस भाषा में क्या यूपी बचा है, तो यूपी का क्या हो जाएगा, JCX ही तो हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा JCX। अगला देखिए कह रहा है कि ABCD तथा E दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दक्षिण की ओर, दक्षिण क्या हो जाएगा, इधर ही की ओर तो हो जाएगा। ये देखो ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो इधर को मुँह करे खड़े हैं। कितने लोग हैं ABCD, 2 2 4 1 5 लोग, ठीक। तो 3 4 और 1 5। अब देखो जो कहे वैसा करते जाओ, ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में है, ये भी बता दिया तो अभी मत लिखो। कह रहा AC के दाएं बगल में बैठा है, AC के दाएं बगल में बैठा है, ठीक है, बैठा है। A और B के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, A और B। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे B, कि तभी तो इसके दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे रहेंगे, ठीक है। A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं तथा B E का पड़ोसी नहीं है, मतलब B E का पड़ोसा नहीं है, तो E यहाँ होगा। अब बचा कौन, D, तो D यहाँ लिख दो, ठीक। तो यही इसका आंसर। तो पूछा है कि नहीं, कह रहा है A के दाएं बगल में कौन बैठा है, तो A के दाएं बगल में E बैठा है, ठीक। तो इसका आंसर E हो जाएगा। तो E है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा मैथ का पोर्शन। अब हम जो है साइंस का क्वेश्चन, मतलब अब जनरल देखते हैं। ये देखिए इसमें है 41 नंबर से कौन कौन से हैं, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो ये कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है, कहाँ दिया था, सारनाथ में। देखो जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषिपतन अथवा सारनाथ में दिए थे, इसे ही बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ही उरुबेला यानी कि बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिससे उनको तथागत जो है कहा जाता था। जो उरुबेला से वह सारनाथ आए तथा यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे। अगला है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, यहाँ पे हो जाए हम भारत के लोग को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को भारत जो है मतलब इसके आगे दिया है, तो यहाँ पे यही वाला सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत के लोगों को अंतिम संप्रभुता को इंगित करते हैं। संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य का स्वतंत्र अधिकार जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो देखो जो 483 ईस्वी मतलब 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने मल्लों की राजधानी कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग दिया था। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में रामभर स्तूप स्थित है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मुगल प्रशासन में मुहतशिब था, तो ये क्या था, मुहतशिब का कर्तव्य था कि करीअत मतलब शरीयत
में मना किए गए कार्यों को करने से लोगों को रोके तथा साधारणतः जो जनता के दुष्चरित्रता को रोके। मीर बख्शी सेना से संबंधित अधिकारी था। शाही पक्षों को लिखने वाले अधिकारी को मीर मुंशी कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखो तो इसका क्या हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। अगला है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरी ओर समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। अगला है 46, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय रामचंद्र देव था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की पदवी एवं चंदोवा देकर सम्मानित किया था, जिसके बदले में रामचंद्र को एलिचपुर की प्रतिवर्ष आय भेजने का वायदा करना पड़ा था। अगला है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये संसद को। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनको लागू करने की शक्ति संसद को दी गई है, जबकि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत अधिकार प्राप्त है। प्रभावित व्यक्ति द्वारा दोनों न्यायालय में से किसी का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF 1971 ईस्वी में स्थापित एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है जो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह स्विस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस संगठन को पहले यूरोपीय प्रबंधन फोरम के नाम से जाना जाता था। अगला है कि 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ये हो जाएगा एनफील्ड। 1856 ईस्वी में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। इसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगाम था वो कर्नाटक में, वहाँ पे इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। इसे बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में काम करना था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया, इसमें अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और शेष भारत यानी कि बॉम्बे शहर सहित इसमें फैलाने के लिए इसका विस्तार किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 1872 ईस्वी में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया? तो इसे आत्मीय 1872 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे आत्मीय सभा कहा जाता था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1892 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का दूत व प्रभात का तारा नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत में पत्रकारिता को प्रारंभ करने तथा सती प्रथा के अंत का 1829 श्रेय दिया जाता है। अगला है
कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 में जो है 79 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर यानी पश्चिम बंगाल में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मानव सेवा है। अगला है कि 1795 और 1804 के बंगाल जो विनियमन अधिनियमों में जो है कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। जो है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों की कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला है कि मैकमोहन यानी कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में जो है संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो ये कौन से सम्मेलन में? शिमला सम्मेलन में। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन ने शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। अगला है 18 फरवरी 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने जो है डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। तो ये है गणेश घोष ने। 18 फरवरी 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था। इसके सूत्रधार सूर्य सेन मास्टर जी थे। अगला है भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों के यहाँ पे स्पेस दूरी तक समुद्रों में फैली है। तो कितनी दूरी तक फैली है? तो भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से 12 समुद्री मील दूरी तक फैली हुई है। कितना हो जाएगा? 12 समुद्री मील। तो इसलिए जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये नाइजीरिया नहीं आता है। जो अल्जीरिया, लीबिया तथा मिस्र तीनों देश सहारा जो है रेगिस्तान के अंतर्गत शामिल हैं। नाइजीरिया देश शामिल नहीं है। अगला है माउंट किलिमंजारो जो है कौन से देश में स्थित है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो विषुवत रेखा के निकट तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तंजानिया। अगला है जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो जो आपको पता है सब स्क्रिप्ट उन शब्दों या वर्णों को संदर्भित करता है जो एक मानक वर्ड की आधी ऊंचाई के होते हैं और अन्य पाठ की तुलना में कम मुद्रित होते हैं। MS वर्ड में सब पृष्ठ बनाने की शॉर्टकट कुंजी है जो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वही राज्यसभा चुनाव हेतु जो है 30 वर्ष है। अगला है कि नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि नवपाषाण युगीन अवशेष बिहार में वैशाली के चेचर, सारण के चिरौंद, पटना के मनेर तथा गया के जो है सोनपुर आदि स्थानों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन, तो उसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सी मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? तो ये कैलाश मंदिर हो जाएगा। ठीक, जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अगला है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में
उत्कृष्टता के आधार पर जो है कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत यानी कि नॉमिनेट करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये हो जाएगा 12। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखो संविधान का अनुच्छेद 80(1) के जो का अनुच्छेद है वो जो है आर्टिकल 33 के साथ पढ़ा जाने वाला यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर से जो है जुड़ा हुआ? तो ये हो जाएगा भागलपुर। फिर से देख लीजिए कि जो अशोक कुमार थे उनका जन्म भागलपुर बंगाल प्रेसिडेंट यानी कि ब्रिटिश भारत वर्तमान में बिहार में कुमुदलाल गांगुली के रूप में हुआ था। उन्हें जो 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्म भूषण जो है भी मिला था। अगला है कि 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। तो पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में पटना के जो बिशप BJ जो सुलिवन SJ बिशप और जो एपोस्टोलिक कार्मेल की मदर M जोसेफिन AC सुपीरियर जनरल ने की थी। ये बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। विद्यालय का संचालन वो 1870 ईस्वी में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय जो अपोस्टोलिक कार्मेल की बहनों द्वारा किया जाता है और इस प्रकार इसका व्यापक और लंबा अनुभव रहा। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थानों पर प्राप्त हुए? तो ये पाटलिपुत्र पटना में जो ताम्र पाषाण युग के अवशेष सोनपुर, चिरांद, मनेर तथा सासाराम से प्राप्त होते हैं जहाँ पर आदिमानव युगीन जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उनमें होने वाले क्रमिक परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने जो है 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन जो है पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार प्रसार को निष्फल जो है बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। अहमद खान के अनुसार कांग्रेस आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित तथा योजनाबद्ध नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटो वोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? SI, मतलब जो सिलिकॉन में बहुत अधिक जो है फोटो कनेक्टिविटी होती है, जो इसे फोटो वोल्टिक सेल के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं। सिलिकॉन की देखिए, फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटो वोल्टिक और सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि ये हो जाएगा ESI, जो है सिलिकॉन में बहुत अधिक फोटो कनेक्टिविटी होती है, जो इसे फोटो वोल्टिक सेल के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड परत प्रकाश के संपर्क में आने पर ऊर्जा को अवशोषित करती है और फोटॉन को आपतित सूर्य के प्रकाश से मुक्त इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित करती है, जो तब बिजली पैदा करने में सक्षम होते हैं। फिर अगला देखिए 69, कह रहा 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नहीं था? तो इसमें हो जाएगा अवंती। मत्स्य पुराण के अनुसार अवंती महाजनपद पर हैयद वंश का शासन था। यह मंधाता से माहेश्वर तक नर्मदा नदी जो है नर्मदा घाटी का एक संयुक्त भाग था। लगभग 600 ईसा पूर्व अवंती एकमात्र राज्य था जिसकी राजधानी महिष्मती थी। यह नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गदरपुर
जो है रहा होगा। फिर अगला देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती, तो ये पार्वती हो जाएगी। पार्वती नदी जो है बिहार में प्रवाहित नहीं होती है, यह मध्य प्रदेश की नदी है, जबकि कर्मनाशा, गंडक व कोसी नदियाँ जो हैं वो बिहार में प्रवाहित होती हैं। अगला है आइबेरियाई प्रायद्वीप या आइबेरियन पेनिनसुला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित, तो ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। आइबेरियन प्रायद्वीप को आइबेरिया भी कहा जाता है, जो दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व और पूर्व में भूमध्य सागर और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और भूमध्य सागर द्वारा अलग किए गए उत्तर पश्चिम अफ्रीकी तट के समीप है। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो है 4 kcal प्रति जी ऊर्जा जो है प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक अणु 4 kcal प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। यह भोजन में उपलब्ध एक तत्व जैसे शक्कर जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। और जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और विटामिन बी और विटामिन सी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए और बाहर की आवाज़ को अनसुना करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरा घर जो है वो रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल पास में है और यहीं पे मरे मोरंग और गिट्टी का एक बहुत बड़ा मतलब फैक्ट्री है, जो यहाँ पे आए दिन ट्रक आया करते हैं। और मेरा घर जो है वो फील्ड है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। और मतलब कि मैं कभी अगर ना पढ़ना चाहूँ तो कभी पढ़ ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा भी शांति एरिया पाती हूँ वो पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और लाइब्रेरी तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी है, घर पे कोई रहने वाला, घर यहाँ पे चोरी बहुत होती है। रात में पढ़ना चाहो तो एक रूम में इतने लोग रहते हैं कि सबकी नींद ना ख़राब हो, इसलिए धीरे धीरे बोल के पढ़ाओ। लेकिन फिर भी जैसा भी है अच्छा है और हम यहीं से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। वैसे जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो मैं यहाँ प्यूज़ कर देती हूँ, मतलब पॉज कर देती हूँ। तो अब ये सब बातों को छोड़ते हुए, क्योंकि जीवन में एक्सक्यूज़ कभी नहीं देना चाहिए हमारे हिसाब से, मैं तो यही मानती हूँ। पहले मैं भी बहुत देती थी पर अब नहीं। तो देखो इधर कह रहा है कि जो विटामिन सी, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे, बी और सी। सी का अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम वो उसका क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना आदि रोग हो जाता है। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 है कि बादाम में कौन सा विटामिन समृद्ध होते हैं, तो विटामिन ई होता है। ठीक, देखो बादाम में विटामिन ई बहुतायत में पाया जाता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। शरीर में इसकी कमी होने पर जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक, अगला है, देखो जीवन में अगर आप ये सोचोगे कि हमारा कोई साथ देगा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं भी पहले सोचती थी कि मेरा कोई साथ दे तब मैं पढ़ूँ, तब मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपका साथ दे तब आप पढ़ो। आपको जो कुछ इस जीवन में करना है तो अकेले ही करना पड़ेगा। भले ही आपकी उम्र बीत जाए तब ये बात सीखो, और मन हो तो आप 22-23 साल की उम्र में ये बात सीख लो। ज़रूरी नहीं है कि जो गड्ढा आगे है तो दूसरे लोग बताते हैं कि गड्ढा आगे है मत जाओ, तो आप भी उसमें गिर के चोट मत खाओ। कभी कभी दूसरों की बात मान लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहती हूँ तो रास्ते में इतनी रुकावटें, इतने विरोध, इतना कि हम बता नहीं सकते हैं। और एक चीज़ कि जैसे कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये चीज़ तो कभी किसी से शेयर ही मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं जो लोग आपसे प्यार से बोल रहे हैं, समझे, वही लोग सबसे ज़्यादा दुश्मन है इस दुनिया में, एक माँ के सिवा और एक मान ले तो पिता के सिवा। वैसे दुनिया में अगर देखा जाए तो सब कुछ स्वार्थी है। अगर अभी घर पे आप मान लीजिए आपको भी पढ़ने की उम्र है तो पैसे घर से मिल रहा है, अभी आप कुछ ना करें और घर पे केवल आप एक हफ्ता अगर बैठ के खाइए, देखिए कितनी बोलियाँ और कितना चीज़ लोग पढ़ाते लिखाते हैं कि मेरा बेटा पैसे ला के 4 देगा। मेरा इस बात को निगेटिव नहीं लीजिएगा, अच्छी बात है, सब लोग मतलब सोचते हैं, लेकिन पेरेंट्स के अलावा और कोई किसी का है ही नहीं, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई नहीं होता है। चलिए ठीक है, थोड़ी बातें बोल दिया आप लोग को अपना भाई बहन समझ के। तो देखिए अब हम इसको देखते हैं। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये है पोटेशियम। ठीक,
देखिए, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के जो है सही तरीके से काम करने के लिए पोटेशियम खनिज की जो है आवश्यकता है। ठीक है, पोटेशियम खनिज आवश्यक है। फिर अगला देखते हैं। अगला है कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या जो है कितनी मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है? तो ये 4.6 से 6.2। अब यहाँ पे स्कूल भी है। आप लोग जीवन में कभी भी अगर अपने मतलब आने वाली पीढ़ी मतलब जो भविष्य में पेरेंट्स बनेंगे अपने भाई बहन के लिए, तो कभी भी अगर शहर में घर खरीदिएगा तो कभी भी एकदम स्कूल के पास में ना खरीदिएगा। मैं अपनी गलतियों से बता रही हूँ, अपने घर के गलतियों से। स्कूल के आसपास ना हो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, तो शोरगुल का कोई मतलब नहीं है। नंबर 1, ट्रेन व्रेन ना हो, बड़ी फैक्ट्रियाँ ना हो, वहाँ पे दूरी हो, और वहाँ पे जो है ये जो मतलब आजान की बहुत तेज़ आवाज़ आती है हर 1 घंटे पे। तो मतलब पढ़ने के लिए मैं किसी धार्मिक का वो नहीं करती हूँ, मैं सभी धर्म का मतलब वो मानती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और दूसरा, फील्ड ना हो जहाँ पे लोग गेम वोम खेला करते हैं, और मतलब ऐसी जगह जहाँ चिल्लचो ना हो, और आराम से शांति एरिया लीजिएगा। ऐसी जगह नहीं लीजिएगा कि रूम अगर लेते हैं तो, या और बढ़िया ठीक है, और क्या ही बोले। देखिए, तो ये देख लीजिए कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति मीटर मतलब मिलीमीटर क्यूब होती है। ये केवल कशेरुकियों में होते हैं और रुधिराणुओं का लगभग जो है 99% भाग बनाते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद जैसे ऊंट तथा लामा। अगला है, अब देखिए अभी अजान हुई है, एक मतलब 5 मिनट हुआ होगा और फिर शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ पढूँ? मैं मंदिर में आके, कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ बैठ के पढूँ। कितना भी रूम बंद हो फिर भी आवाज़ इतनी तेज आती है कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी मन करता है रो ले चिल्ला चिल्ला के। मंदिर में आए हैं फिर भी यहाँ पे इतनी तेज आवाज़ होता है कि मैं क्या बता दें। चलिए ठीक है, अगला देखिए। जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और जो है आयन एक्सचेंज। जो रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज तीनों विधियों द्वारा संक्रमित जल का उपचार किया जाता है। इन प्रक्रमों में जो है संपादित होने के पश्चात जल पीने योग्य हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो ये हो जाएगा 3rd हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। आगरा का ताजमहल इसकी कलाकृति का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल के वास्तुकार जो थे वो थे उस्ताद ईसा खां। कौन थे? उस्ताद ईसा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में किस आवृत्ति ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज। जो है ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगे हैं। ये दोनों तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, अगला है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक 212 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है। इसका मतलब जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। जो H2O जल का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन या जो है 23 डिग्री फ़ारेनहाइट है तथा क्वथनांक कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 373.124 केल्विन या 212 फ़ारेनहाइट। फिर हम अगला देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश का संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य तीनों भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन इसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन आदि। अगला क्वेश्चन है कि 82 देखिए, कह रहा है कि पालतू, ठीक है, पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए इन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है? तो पशु चिकित्सक, वेटेरिनरी, ठीक है। देखो, पशु चिकित्सक यानी वेटेरिनरी डॉक्टर ही बीमार जानवरों का इलाज करते हैं। आमतौर पर घरेलू एवं पालतू जानवरों का ही इलाज भी कराया जाता है। सर्कस के पशु भी इलाज का पात्र बनते हैं। फिर अगला है, पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? तो पत्ते को। रसोई का तात्पर्य भोजन से है। पत्तियां पौधों के लिए रसोई घर है, अर्थात फूड फैक्ट्री है। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो हरित लवक का कारक है। सूर्य प्रकाश और जल की उपस्थिति में उस भोजन क्रिया को प्रकाश संश्लेषण विधि से समझा जा सकता है। अगला है, उस स्त्री का क्या नाम था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान दिया? तो उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान में चिपको आंदोलन की नींव 300 साल पहले रखी थी। 70 के दशक में ये स्त्रियां अपने समर्थकों के साथ पेड़ों से चिपक कर जान पर खेल कर उद्योग कर्मियों को वहां से भगा दिया था। अगला है कि शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख कौन करता है? तो ये नगर निगम करता है। नगर निगम ही शहरों के किनारे लगे छायादार पेड़ पौधों की देखरेख करता है। ये नगर निगम का शहरी सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण शुद्धिकरण संबंधी कार्य है जो प्रायः सफल रहा। अगला है कि मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए किसको एकत्रित करती है? तो ये पराग को एकत्रित करती है। मधुमक्खी पराग से शहद निर्माण करती है। पराग पौधों के फूलों से मिलता है। यह मकरंद का पर्याय है। शहद सुपाच्य एवं गुणकारी औषधि है। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन है कि हम भोजन करते हैं क्यों करते हैं? जो है, हम भोजन क्यों करते हैं? जीवन एवं पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होता है, इसलिए शरीर को कार्य हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा शरीर भी उपापचय प्रक्रिया पर निर्माणकारी कार्य करता है। अगला है, तो इसलिए इसमें कोई भी नहीं सही है, इसमें नहीं, सभी सही है। देखिए, इसमें से हमें ऊर्जा भी मिलती है, प्रजनन एवं विकास में सहायक है, कोशिकाओं का निर्माण एवं समस्त मरम्मत करता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो ये हीरा हो जाएगा। ठीक, देखो, हीरा एक तत्व है। यह कार्बन का प्रमुख अपरूप है तथा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। इसकी सघनता 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, अतः पूर्ण परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। अगला है, एक साधारण लोलक की समय सीमा लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है। अगला है कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखो, पेट में स्थित पाचक रसों में मुख्यतः HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। ठीक है। एक अगला है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपभोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। ठीक, यूरेनियम। देखो, जो परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः क्या होता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। भारत में आंध्र प्रदेश के तुमालपल्ली नामक स्थान पर इसका बृहद स्रोत उपस्थित है। अगला है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है और इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था
अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन है? तो यह है बलवंत राय मेहता। जनवरी 1957 में भारत सरकार में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय जो है सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जो है जाना गया। इस सिफारिश में 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बात कही गई। फिर अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी जो है 20 लाख से अधिक नहीं है। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का के अनुसार इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। इसे संविधान यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है सम्मिलित किया गया। फिर अगला है कि सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया? तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को जो है साकार करने हेतु एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। यह मंत्रालय देश में सहकारिता गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत जो है ढांचा उपलब्ध कराएगा। यह जो है वास्तविकता जन आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुंचने में सहकारिता को मदद करेगा। अगला है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है, ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी कि ग्रेट डिवीजन ईयर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। सन 1921 में जनसंख्या वृद्धि में जो है 0.31% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले सन 1911 में 5.75% तथा बाद में क्रमशः जनसंख्या वृद्धि दर 11.00% से लेकर सन 2001 में 21.34% की वृद्धि जो है दर्ज की गई। अतः सन 1921 के वर्ष को जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19, ठीक है, आर्टिकल 19। देखो, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से प्रावधान नहीं है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का पहला द्वारा प्राप्त व्यक्तियों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। फिर देखो, अगला क्वेश्चन है कि भू विज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान किस कल्प से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चतुर्थ, ठीक है, उत्तर बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से संबंधित है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई
455 मीटर है, परंतु इसका सर्वोच्च शिखर 874 मीटर ऊंचा है। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो ये छठी हो जाएगा। जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई। ये ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु ऋण सुविधा प्रदान करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये हो जाएगा PC महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना। इस योजना का कार्यकाल जो है 1956 ईस्वी में 56 से 61 ईस्वी तक था। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये बनता है पोटेशियम साइनाइड। चूहों को मारने के लिए जो है रेड्रोसाइड का उपयोग किया जाता है। रेड्रोसाइड का निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है जो अत्यंत जहरीला रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जबकि इथाइल अल्कोहल जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड तथा इथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग अन्य रसायन निर्माण में किया जाता है, जैसे कीटनाशकों को मारने के लिए, खरपतवारनाशी दवाइयाँ बनाने में आदि। अगला है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये बनता है पानी। ठीक है, हाइड्रोजन देखो पानी एक यौगिक है और इसका अणु सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात यानी कि अनुपात में 1:8 तथा आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ये सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है। तो ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। देखो सोना धातु को घोलने हेतु 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रस के मिश्रण में डाला जाता है। सोना वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड में जो है धुलकर यह पोटेशियम और साइनाइड या सोडियम और साइनाइड बनाता है। यह क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और यह अम्ल राज में घुलकर यानी कि क्लोरोओटिक अम्ल बनाता है। फिर हम अगला देखते हैं। अगला कि शक्कर में किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन में इथाइल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इसके लिए गन्ने के शक्कर का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का एक घोल बनाया जाता है। जैसे जो है चीनी और जल को जब इन्वर्टेज करोगे तब क्या करोगे, ये मिल जाएगा ग्लूकोज और क्या मिल जाएगा C2H12O6 मिल जाएगा, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम यानी कि जाइमेज की उपस्थिति में एथेनॉल एवं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसे जो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसका जब जाइमेज करते हैं तो हो जाएगा क्या C2H5OH और प्लस CO2 हो जाएगा 2CO2। जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा यानी कि मनी से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, बाकी सही है। मुद्रा लेखा की सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। और ये क्या है? मुद्रा यानी कि मुद्रा की मध्यस्थता बिना किए जाने वाले आर्थिक विनियमों को वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ देखो, पैसा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है
और सभी वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। मूल्य को एक इकाई के रूप में पैसा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय के मूल्य को मापने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 108 कि भारत के जो है आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं पीबी नरसिम्हा राव को। सन 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण का सूत्रपात हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। इसी कारण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहते हैं। अगला है कि श्रीमती मलिक यानी कि 50 वर्षीय महिला हैं। इनको अस्थियों में बहुत दर्द रहता है एवं उनके दांत भी गिरने लगे हैं। उन्हें किस मुख्य पोषक तत्व की कमी है? तो कैल्शियम। कैल्शियम से हड्डियों दांतों की मजबूती मिलती है। कैल्शियम एक प्रमुख खनिज पदार्थ है जो हड्डियों के निर्माण और उसकी मजबूती दोनों के लिए उत्तरदायी है। दांतों के कठोर भाग एनामेल कहलाता है, जिसका प्रमुख घटक कैल्शियम ही है। दूध अंडे कैल्शियम का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है? तो ये इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर को हमारे द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ग्रहण किए गए भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट से शर्करा यानी कि ग्लूकोज प्राप्त करने या भविष्य में प्रयोग के लिए ग्लूकोज को संचित करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एकत्र होते हैं तब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देने वाले भोजन इसके जो है साधन है, जैसे गेहूँ, चावल, आलू, चीनी, आम, केला आदि। अगला है नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड एक आवश्यक आहार पोषक तत्व है। ठीक है, ये जो है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं, जैसे नींबू, आंवला और टमाटर। अगला है भोजन को लंबे समय परिरक्षित करने के लिए उसे क्या करते हैं? कम तापमान में रखना चाहिए। इसीलिए लोग फ्रिज का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं। ग्रामीण घरों में बर्तनों में पानी रखकर उसके ऊपर खाद्य पदार्थ सहित पात्र रख देते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में हमारा शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रण करता है। कुत्ते शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? तो हाँफते हैं। क्यों हाँफते हैं? ठंडा करने के लिए। ठीक, देखो पसीना एवं लार वाष्पीकरण से शरीर को ठंडा, ठीक है, क्या हो जाएगा? शरीर को ठंडा रखने में मदद पहुंचाता है। इसलिए कुत्ते जैसे पशु जीभ निकालने एवं शरीर चाटने की क्रिया कर जो है प्रकृति प्रदत्त आराम हेतु विधि अपनाते हैं। अगला है इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो ये हो जाएगा लसिका। लसिका तंत्र में मौजूद द्रव को लसिका यानी कि लिम्फ्स कहा जाता है। लसिका आंत से पचे और अवशोषित वसा का वहन करती है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान में अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में प्रवेश जो है करा देती है। अगला है ये कह रहा है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए? तो 1920 में जो है भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए 1919 से 1922 में व्यापक 2 जन आंदोलन किए गए थे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। विभिन्न मुद्दों के बावजूद आंदोलनों ने अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत कार्य योजना अपनाया। अगला है कि भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, देखो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों, उनकी प्रक्रियाओं, रूप और तलछट का अध्ययन है। अध्ययन में
भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रक्रियाएं जैसे हवा, पानी और बर्फ में किस प्रकार का बदलाव ला सकती हैं। अगला है कि मानव के आमाशय यानी कि स्टमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट की भीतरी परत यानी कि श्लेष्मा मसल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पाचक रसों का स्राव करती है। एसिड भोजन के साथ प्रवेश करने वाले कई जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पाचक रस प्रोटीन को तरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, तो ये हो जाएगा विजय घाट। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लो। जैसे किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांतिवन और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। महात्मा गांधी के जो है समाधि स्थल राजघाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है वो है शक्ति स्थल। राजीव गांधी जो है वीर भूमि समाधि स्थल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो है महाप्रयाण घाट समाधि स्थल। गुलजारी लाल नंदा जो है नारायण घाट समाधि स्थल। और जगजीवन राम जो है समता स्थल समाधि स्थल हो जाएगा। फिर अगला और लास्ट है कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानी कह रहा है कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है और जो है गेरसोपा जलप्रपात बनाती है, तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन शरावती। क्या हो जाएगा, शरावती हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, 120 देखो, गोरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसे जोग प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो भाइयों ये है प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट। तो इसको अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको और भी अपने सहपाठियों या भाई और बहनों को जिनको भी आप जानते हो, आपके रिलेटिव्स में कोई पढ़ता हो, उसको आप इसको भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। और नहीं भी शेयर करना चाहो तो कोई बात नहीं, तो आप चाहो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट कौन सा था, 6। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।